हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास के कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखना है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, मतलब बाल विकास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। बाल विकास के क्षेत्र कौन से हैं, बाल विकास के स्कोप कौन कौन से, किस किस क्षेत्र में हम बाल विकास की स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। बाल विकास के अध्ययन का महत्व, बाल विकास क्यों पढ़ना है हमें, उसका महत्व क्यों है, मतलब कुछ तो रीज़न होगा बाल विकास पढ़ने का, इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में हमें देखना है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखना है बाल विकास की अवस्थाएं, और इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके। फिर इसके बाद हमें देखना है सामाजिक विकास। बालकों का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखना है। भाषा का विकास कैसे होता है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को क्रिएट करने की जो क्षमता होती है उसको सृजनात्मकता कहते हैं। उसके बाद हमें देखना है सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी क्रिएटिविटी की कैपेसिटी हम बच्चों में कैसे डेवलप कर सके, उसके बारे में देखना है। फिर उसके बाद हमें देखना है व्यक्तित्व के विकास का अर्थ। व्यक्तित्व मतलब सभी का पर्सनालिटी किस प्रकार से विकसित होता है, इसके बारे में देखना है। व्यक्तित्व के प्रकार, किस टाइप की पर्सनालिटी होती है, इसके बारे में देखना है। फिर व्यक्तित्व का परीक्षण की विधियाँ, व्यक्तित्व को किस प्रकार से माप सकते हैं, मेजरिंग ऑफ पर्सनालिटी, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं, उसके बारे में देखना है। व्यक्तित्व का समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। फिर उसके बाद हमें समायोजन के उपाय, किस प्रकार से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके सजेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसके बारे में ही हमें देखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। और फिर उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक क्या है, कौन से फैक्टर्स है कि सभी अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद हमें देखना है कल्पना का अर्थ व परिभाषाएं। कल्पना का अर्थ व परिभाषाएं, कल्पना क्या होता है, ठीक, उसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। फिर उसके बाद हमें देखना है चिंतन का अर्थ व परिभाषाएं। फिर उसके बाद तर्क का विकास, तर्क का विकास किस प्रकार किया जाए। तर्क मतलब रीजनिंग होता है, किसी चीज़ को लेकर किस प्रकार का बच्चा तर्क कर रहा है। सबके अपने अलग अलग तर्क होते हैं, अपनी अपनी अलग रीजनिंग्स होती है अलग अलग थिंग्स को लेकर, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट एंड सी टेट के लिए, तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके। फिर हम आगे देखते हैं थर्ड चैप्टर, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत हमें कवर करना है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब बालकों का जो विकास होता है उन्हें प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसके बारे में देखना है। फिर हमें देखना है सेकंड, वंशानुक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम क्या होता है, इसके बारे में देखना है, ठीक। वातावरण, इन्वायरमेंट के बारे में देखना है।
फिर सेकंड पार्ट में है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ओके, अब अधिगम का अर्थ और उसके सिद्धांत के बारे में हमें देखना है। सेकंड पार्ट में आता है फोर्थ चैप्टर, सीखना या अधिगम। इसके अंतर्गत हमें देखना है अधिगम का अर्थ व परिभाषाएं। अधिगम का अपने अर्थ होगा और फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने उसकी परिभाषाएं भी दी है। फिर उसके बाद है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, वातावरणीय, सामाजिक, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अधिगम की विधियाँ होती है, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, यानी सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर फिफ्थ चैप्टर में हम देखेंगे अधिगम के नियम। अधिगम, इसके अंतर्गत हमें अधिगम के नियम, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, यानी अधिगम के जो नियम होते हैं उनका शिक्षा में क्या महत्व है, उसके बारे में हम फिफ्थ चैप्टर में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ चैप्टर, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें। इसमें क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत, किसके, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उसका शिक्षा में क्या महत्व है, यानी बच्चों को सिखाने में क्या महत्व है शिक्षण में, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। ओके, फिर फोर्थ सिद्धांत है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, इसमें फिर फिफ्थ है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये हम सेकंड चैप्टर में भी देखें पियाजे का सिद्धांत, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे योगास्की का सिद्धांत, फिर ब्रूनर का सिद्धांत, अधिगम वक्र का अर्थ। अधिगम वक्र क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र का अर्थ और अधिगम वक्र के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद है अधिगम के पठार, फिर अधिगम में पठार के कारण। अधिगम के पठार का मीनिंग ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो कोई टाइम ऐसा आता है जब हम मतलब बिल्कुल तरीके से हमारी ग्रोथ रुक जाती है पढ़ाई वाली, उससे ही अधिगम का पठार बोला जाता है। रुकने का कारण क्या होता है तो वो देखना है हमें। अधिगम के पठारों का निराकरण, फिर उसका निराकरण क्या होगा इसके बारे में देखना है। फिर अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, मतलब कोई चीज़, मतलब जो नॉलेज हम एक जगह सीखे हैं उसी नॉलेज का उपयोग हम कोई दूसरा काम करने के लिए कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। फिर उसके प्रकार क्या हैं, स्थानांतरण के प्रकार। फिर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में भी हमें देखना है। फिर अधिगम में स्थानांतरण का महत्व क्या है, यानी सीखने में स्थानांतरण का क्या महत्व है। ओके, फिर हमें देखना है सेवंथ चैप्टर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। अब दोस्तों हमको पता है कि कोई भी कार्य करते समय अगर हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से होता है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमें पढ़ना है अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखना है। अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा की विधियाँ, सिखाने के संदर्भ में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है उसमें, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी, मतलब शिक्षक सिखाता है और विद्यार्थी सीखते हैं, इन दोनों के बीच में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है इसके बारे में देखना है। फिर विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों की अभिप्रेरणा,
जो विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में जो समुदाय के लोग मतलब जो सक्रिय लोग रहते हैं उनकी क्या भूमिका होती है अभिप्रेरणा में, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें ग्राम शिक्षा समितियों की अभिप्रेरणा, ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरणा मतलब जो ग्रामीण विद्यालय होते हैं प्राइमरी के, उनके कुछ समितियाँ होती है, उनके द्वारा किस प्रकार की अभिप्रेरणा दी जाती है, यानी मोटिवेशन दिया जाता है, वो देखना है हमें। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति की अभिप्रेरणा, इसमें मतलब जो विद्यालय का मैनेजमेंट होता है, स्कूल मैनेजमेंट, वो किस प्रकार से अभिप्रेरणा देता है, उसके बारे में देखना है। फिर नेक्स्ट है विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरणा, जो विद्यालय की समितियाँ होती है उनके जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से अभिप्रेरित करते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक, अब हम चलते हैं 8th चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमें देखना है ध्यान। ध्यान कोई अधिगम की भाषा में अवधान बोला जाता है, ध्यान एवं रुचि। इसके अंतर्गत हमें देखना है ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में देखना है। फिर हम आते हैं रुचि। इसमें रुचि का अर्थ देखना है, रुचि के प्रकार देखना है, रुचि का परीक्षण, फिर विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में देखना है। फिर हम देखेंगे अधिगम में रुचि का क्या महत्व है, मतलब सीखने में रुचि का क्या महत्व है। जैसे कि हमें पता है जिस चीज़ में हमें ज़्यादा रुचि होती है हम उसे बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी सीख जाते हैं, तो वही है यहाँ पे अधिगम में रुचि का महत्व। ध्यान एवं रुचि का संबंध, ध्यान और रुचि में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्मृति एवं विस्मृति, यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्मृति का अर्थ, स्मृति के प्रकार, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, विस्मृति का अर्थ, विस्मृति के कारण एवं महत्व आदि चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का महत्व, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण, मध्य या माध्य कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे, इसके डेफिनेशंस देखेंगे। फिर माध्यिका यानी मीडियन कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये पढ़ेंगे। फिर है बहुलक यानी कि मॉड आदि चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाल विकास का सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम सभी टॉपिक्स की क्रमबद्ध वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।